चलिए भाई, तो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एटम के बारे में, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और थॉमसन मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स था, रदरफोर्ड मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स था, रदरफोर्ड ने कैसे थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स को दूर किया। फिर भी क्या है, इसमें स्पेक्ट्रल लाइन नहीं एक्सप्लेन हो पाई, तो इसको जो है किस प्रकार से जो हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर भी बोर्स मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स रहा। फिर क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कई चीज़ें हम लोग पढ़ चुके इसके पहले। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूक्लियाई। ठीक, पहले क्या हो गया, अबाउट द एटम। एटम क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन है, उसमें कौन कौन सी ऑर्बिट है। ठीक है, न्यूक्लियस में अभी नहीं हम लोग का न्यूक्लियस माना गया कि होल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में केवल इतने बताया गया था। और उसके बाद केवल इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, एक्साइटेड एनर्जी कितनी है, अनाइसिंग एनर्जी कितनी है, कितना पोटेंशियल है, साथ साथ ठीक है उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इस सब बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, अब हम लोग अपना माइंड कंसंट्रेट करेंगे किसके लिए, अबाउट द न्यूक्लियस। अब बात आई भाई न्यूक्लियस कैसे फॉर्म है, न्यूक्लियस बारे में क्या मेन दिक्कत थी। जैसे जस्ट वी नो इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऑल द प्रोटॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। कई ऐसे पॉइंट जो एम क्या है जो आपस में काफ़ी अमेजिंग है। कैसे, जैसे जस्ट वी नो कि ऑल द प्रोटॉन्स आर फाउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, बाद में खोजा गया न्यूट्रॉन भी उसके अंदर में है। प्रोटॉन में क्या ओनली पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज है ही नहीं है। तो अगर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस जैसी चीज़ में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में आगे निकाला जाएगा, न्यूक्लियर साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर रेंज होती है। अगर दो चार्ज आपके दो प्रोटॉन अगर इस स्मॉल डिस्टेंस में हैं तो वहाँ का लगाएंगे पूर्ण फुला तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो प्रोटॉन के बीच हमारा क्या जो रिपल्सन होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी इन प्रोटॉनों के बीच रिपल्सन के बावजूद होता क्या है, इन प्रोटॉनों की रिपल्सन के बावजूद जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द न्यूक्लियस। तो ऐसा कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है जिसमें क्या, जिससे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में न्यूक्लियस में बधी हुई है, जबकि प्रोटॉन के बीच क्या लग रहा है, जबकि प्रोटॉन के बीच लग रहा है रिपल्सन लग रहा है ना, बिकॉज दे हैव सेम चार्ज। ठीक है, तो तब जाके इसमें काफ़ी कुछ खोज हुई। धीरे धीरे क्या है, डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं मिलते गए। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स के रीजन क्या है, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कितने फोर्स से बधी हुई हैं। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। ठीक, उसी में क्या आएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आएंगे, ये देखा जाएगा न्यूक्लियस में। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे है। ठीक है, जब हमारा एटम मॉडल लगभग एक्सप्लेन कर लिया गया, तब बात आई न्यूक्लियस किससे बना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हाइपोथेसिस आई। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया, उससे बोला गया प्रोटॉन हाइपोथेसिस बोलते हैं। मीन्स ये माना गया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है किससे बना है, वो प्रोटॉनों से बना हुआ। बिकॉज इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल में ये क्या एक्सप्लेन हुआ कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, जिन्होंने न्यूक्लियस, एंड द मास ऑफ प्रोटॉन is very large in compared to electron, which is approximate 1836 times more than mass of electron. Okay, since mass of proton very large in compared to electron, that's why for mass of atom only the mass of proton is responsible. क्या माना गया कि हमारा प्रोटॉन इस बात से रिस्पॉन्सिबल है। और जो छोटे छोटे एटम हैं आप उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है। तो इसलिए क्या माना गया उसमें कि अब चूंकि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही नेग्लिजिबल है। टोटल मास के लिए कौन जिम्मेदार है, टोटल मास के लिए हमारा केवल न्यूक्लियस का मास या प्रोटॉन का मास जिम्मेदार है। इसलिए क्या बोला गया, इस कंडीशन में भी जो टोटल मास आता है वो टोटल मास क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा कैपिटल A से। ठीक है, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। दिस मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एटॉमिक मास ऑफ द एटम अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, ध्यान रखिए इस भाई, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इस प्रकार से क्या, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर उसका टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया, कैपिटल ए हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया उसका जेड हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना जेड हो गया, ए माइनस जेड कितना हो गया, ए माइनस जेड जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, जितने छोटे एटम देखिए, अब कार्बन है, ऑक्सीजन है, जितने छोटे एटम हैं उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है। ठीक है, और दोनों का सम के बराबर क्या उसका एटॉमिक मास आता है। जैसे कार्बन क्या, कार्बन में 6 प्रोटॉन हो गया, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक कितना हो गया, उसका एटॉमिक मास कितना 12 होता है। तो इस प्रकार से क्या, या ऑक्सीजन कितना हो गया, कितना हो गया ऑक्सीजन में 8 हो गया, 8 हो गया 16, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में 7। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या, जो स्टार्टिंग में छोटे एटम खोजे गए थे तो उसमें क्या ये विश्वास किया जाता है क्या, कि टोटल जो हमारा एटॉमिक मास होगा कैसा होगा, सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका, सपोज जेड है, क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया हमारा जेड है, एटॉमिक मास कितना हो गया, सपोज दैट ए है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस जेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया यहाँ पर अब टोटल जो प्रोटॉन है, बिकॉज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, सिंस बोथ चार्ज आर इक्वल, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, टोटल एटम हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये छोटे एटम हैं उसमें चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो मान लीजिए क्या है, अगर जैसे कार्बन है, अगर इसमें 6 क्या है, 6 प्रोटॉन है, टोटल एटॉमिक मास कितना 12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 12 माइनस 6 कितना आ गया, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या हो गया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से हमारा एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक ये हाइपोथेसिस लाई गई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि ये हाइपोथेसिस काम नहीं करे, कई ऐसे रीजन हैं जिससे क्या हो, जिससे ये हाइपोथेसिस सही एक्सप्लेटम के न्यूक्लियस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे अभी छोटे में कोई समस्या नहीं है, जब बड़े एटम आए तो उसमें क्या था, क्या ये टोटल मास जो हमारा कैपिटल ए आ रहा है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे मान लें क्या मान लें 6 प्रोटॉन मान रहे हैं, अगर न्यूट्रॉन्स में मान लें सपोज दैट 7-8 हो गया, तो उसका मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक्सेस कर गया नहीं भाई। इसे मान लें क्या है, अगर किसी एटम में सपोज दैट मान लें क्या है 25 प्रोटॉन है और इसे मान लें क्या है इसमें 30 न्यूट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कितना 25 हो गया, और इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार, अगर इलेक्ट्रॉन 25 हो गया क्या होना चाहिए, उस कंडीशन पे इसका मास 25 प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या देखा गया इसका मास डबल जा रहा है। तो जो बड़े एटम खोजे गए तो उसमें क्या, उसके मास में काफ़ी डिफरेंस आ गया, और इन्हीं चार्जों में जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई तब क्या देखा गया कि इन्हीं एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या माना गया कि भाई मास, इसका मास क्या 6 प्रोटॉन बराबर है, नहीं। ठीक है, पहले ये स्टार्टिंग में विश्वास किया जाता था भाई कि टोटल मास जो है प्रोटॉन मास ही हमारा टोटल मास है, लेकिन देखा गया कि मास उससे ज़्यादा आता है। फिर क्या लिया गया, फिर बाद में हमारा जैसे न्यूट्रॉन की खोज के बाद जब चैडविक ने इसकी जो डिस्कवरी की 1932 में, ठीक है 1932 में चैडविक द्वारा जो डिस्कवरी हुई मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, तब हमारा क्या आया, तब आया प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, जिससे क्या माना गया कि न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड टोटल मास इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, और क्या बताया इसके बाद, न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर साइमल्टेनियसली क्या होता है, दे आर सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ा उस बारे में पढ़िएगा, तो ये लगभग एक हाइपोथेसिस है, थोड़ा जान जाइए इसके बारे में। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हमारी रही जनरल या सिंपल हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोटॉन या अबाउट द न्यूक्लियस। ओके ना, इसके बाद क्या होता है थोड़ा और, इसके बाद और बताया गया इसमें न्यूट्रॉन के बारे में जो खोज हुआ, जिसे मान लिया प्रोटॉन क्या है, अगर प्रोटॉन हमारा
फ्री स्टेट में है तो वो माना गया कि कैसा था, स्टेबल। बट न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं होता, होता अनस्टेबल। बट अगर मान लीजिए वही न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, देनों क्या होता है, वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस बेस पर क्या है, हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो सक्सेस हुई टू एक्सप्लेन फॉर द न्यूक्लियस। ठीक है ना, या फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, चलिए फिर क्या हो जाएगा इसके बाद, न्यूक्लियस। Nucleus is formed by proton and neutron, and the number of proton is known as atomic number, and the sum of proton and neutron is known as atomic mass or mass number। ठीक है, therefore atomic mass कितना आ जाएगा, atomic mass इसके Z से ये कितना आ जाएगा, number of proton in the nucleus, and atomic mass नहीं भाई, क्या हो गया, this is atomic number, क्या हो गया, this is the atomic number जो हमारा हो जाएगा इसे लिखते हैं जेड से, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, एंड एटॉमिक मास कितना हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या हो गया, न्यूट्रॉन। एक्स क्या शो करता है, एक्स शो करेगा, ध्यान रखिए, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, देयरफॉर द न्यूक्लियस ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय क्या हो गया, जेड एक्स ए, और चाहे ऐसा लिखिए या जेड एक्स ए स्क्वायर लिखिए, दोनों बात सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा गोल्ड है, 17 क्या उसका एटॉमिक नंबर हो गया, एंड 197 क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ऐसे क्या हो गया, AU 979 तो कितना हो गया, 197। ओके, पहला हमारा क्या देखिए, इसके बाद न्यूक्लियस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसे कुछ प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, जैसे पहला क्या है, आइसोबार है, आइसोटोप्स है, आइसोटोन है। ठीक, तो पहला हमारा फर्स्ट क्या है, आइसोटोप्स क्या होता है, the atoms which have an element, the atoms of an element which have same atomic number but different atomic mass is known as isotopes। For example, क्या हो गया, isotopes of hydrogen कितना होता है, 1h1 1h2 1h3, जिसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड क्या, ट्राइटियम। या कार्बन क्या, हीलियम का एसिड क्या होता है, 2he3 2he4 2he4। ठीक है, 2he3 he4 he6। कार्बन क्या हो जाएगा, 6 11 है, 12 है, 13 है, 14। सब में क्या है, सब में एटॉमिक मास सेम है, लेकिन सब में एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। दी जाता सम एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल याद करना जरूरी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि कभी अक्सर क्या बोलते हैं एग्जाम्पल जो नहीं याद आता है। ठीक, सेकंड क्या हमारा दूसरा हो जाएगा आइसोबार। दूसरा क्या होगा हमारा, सेकंड हो जाएगा आइसोबार। ये क्या होता है, द एटम्स व्हिच हैव the atoms of an element which have same, यहाँ क्या हो गया, सेम एटॉमिक masses या मास, but different atomic number, are known as, क्या हो गया, are known as isobar। क्या बोलेंगे भाई, आइसोबार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, इसलिए देखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे इसके, देखिए अभी क्या हो गया, बात हो गई आइसोबार की। तो देखिए इसमें कौन कौन एग्जाम्पल होगा आइसोबार में, तो दिया जाए एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार, सोडियम है, नियान है, देखो 22 और 22 हो गया, कैल्शियम है, आर्गन है, इसके अलावा क्या है, क्लोरीन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम का आइसोटोप्स है, कार्बन C614 एंड 67N नाइट्रोजन ना N14। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। सब एग्जाम्पल ध्यान रखिए, इसको याद रखना, ठीक है ना। अगला क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट होता है आइसोटोन्स, जिसमें क्या होता है, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान देना भाई, तो इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना है आइसोटोन का। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोन्स, क्योंकि इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते थोड़े के। ठीक है, या द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ, क्या हो गया, व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है ना, इन द न्यूक्लियस एंड different number of
क्या हो गया, एटॉमिक मास है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हो गया 17 C 37, 19 की 39 दो हटाई, 37 माइनस 17 एंड 20, 39 माइनस 19 20 आएगा, ठीक है। 1H3 2He4, यहाँ क्या होगा 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, ऐसे 8 और 16, 6C14, 6C13, 7 and 14, 11 Na सोडियम हो गया ना, कितना 23 एंड 12 Mg24। तो दीज आर सम एग्जांपल फॉर द आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इसके डिफिनेशन और प्लस इसके एग्जांपल याद रखना, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद फिर लोग क्या देखते हैं, तो देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है हम न्यूक्लियस के वेट को कैसे मेजर करेंगे, क्या देखना है, हाउ वी कैन मेजर द वेट्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जिसके लिए आपकी क्या होगी, विशिष्टल यूनिट हमारी जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, यूनिट हो गया, या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसे EMU, और सिंपली क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे किसी न्यूट्रॉन को मास देखना है, किसी न्यूक्लियस मास तोलना है, तो ऐसा नहीं न्यूक्लियस के मास तोलने के लिए क्या तराजू उठाएंगे, बैलेंस उठाएंगे, तो हम कैसे इसका मास मेजर करेंगे, उसके लिए क्या है, हमें वो छोटी यूनिट चाहिए। तो यहाँ छोटी यूनिट हमारी क्या है, वो जो छोटी स्केल है वो एटम से ही ली गई है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हाउ दिस इज डिफाइंड, जस्ट वी नो। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे क्लास से, ये हुआ डिफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट, ये ऐसे क्या लिखते हैं EMU, और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, सिंपली यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ध्यान दीजिए, हर मास बोलते हैं कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन में कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, कितना होगा इसका, वहाँ 12 संख्या इसकी हो गई। अगर 12 को 1/12 से डिवाइड करें कितना आएगा, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास आएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और देखिए किसी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, टोटल सम आ गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के एलिमेंट है, न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट है, न्यूक्लियस के कंपोनेंट हैं, दैट्स व्हाई ईच कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियन। मीन्स एक प्रोटॉन हमारा क्या है, वो भी न्यूक्लियन है, एक न्यूट्रॉन क्या है, वो भी न्यूक्लियन है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देयरफॉर 1 EMU इक्वल टू 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन 12 ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ कितने, देखिए अब कैसे निकालेंगे भाई, हमें क्या निकालेंगे, वन एटम का मास कितना होगा, देखिए। तो सिंस मास ऑफ दिस अगर निकालते हैं एवोगाड्रो नंबर, तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10^23 एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ कितना हो गया, 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम कितना हो गया हमारा 12 हो जाएगा, डिवाइड करें कितना मिलेगा 1.992678 इंटू 10^23 ग्राम आया। इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में, क्या करेंगे अपन 1000 करेंगे, इससे क्या मिलेगा हमको, इतना मिल जाएगा, किलोग्राम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कितना है, देखो ये हमारा 1 EMU नहीं है, ये क्या हमारा है, ये मास ऑफ 1 एटम है, कितना है, ये मास ऑफ हो गया 1, ठीक कर लिए इसको, ये मास ऑफ 1 एटम हो गया, कितना हो गया, मास ऑफ 1 एटम आ गया इन किसमें, किलोग्राम में, कितना हो गया, ये हो गया 1.992678 इंटू कितना 10^26। देर को क्या, देर को हो जाएगा 1 EMU कितना होता 1/12 इंटू हो गया मास ऑफ 1 एटम, ठीक है ना, कितना आ गया 1/12 इंटू हो जाएगा 1.992678 इंटू 10⁻, कितना होगा 26। इसको डिवाइड करें कितना मिलेगा, तो हमारा मास आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मास में कितना मिल जाएगा हमारा, ये हो गया आफ्टर डिवाइडेशन, ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये हो गया 1.6605 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। देयरफॉर क्या हो गया 1 EMU इक्वल टू आ गया 1.660565 इंटू 10⁻26 किलोग्राम, ठीक है। और सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 1 EMU इक्वल टू 1.66 राउंड ऑफ कर दीजिए, तो 10⁻26 किलोग्राम, जो कि क्या, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा कम होता है,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज वैल्यू ऑफ 1 AMU। हाँ, तो इसका निकालेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन टर्म ऑफ AMU। क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, MU 9.11 10 31। अगर निकालना नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, क्या करेंगे, इस मास को एक एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड कर दिया, कितना मिलेगा 0.00055 AMU, या सिंपली राइट U। ठीक है, ऐसे मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, MP 1.67246 इंटू के 10⁻27 -27 किलोग्राम, डिवाइड करिए 1 AMU से कितना मिल जाएगा, 1.0073 AMU मिल जाएगा। इन द सेम वे मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749, देखिए यहाँ 1.6749 है, यहाँ 1.67 कितना है 266 है। इसमें क्या है, दोनों के मास में बहुत थोड़ा अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, यह देखो कितना है, सही है 1.6749 होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने कितना मिलेगा हमको 1 पॉइंट कितना हो गया, 1 पॉइंट हो गया 0086 AMU। ठीक है ना, इसका क्या बहुत थोड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ क्या हो गया एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं U में। ठीक है, अब इसे वाले निकलता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए क्योंकि जानते हैं हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन उस मास ऑफ न्यूट्रॉन में जोड़ दीजिए, कितना है अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.600785 के आप मानते हैं, अप्रोक्सीमेट क्या मानते हैं, हो गया 1.0078। भाई देखो यहाँ मालिक क्या, यहाँ 5 हो गया ना, यहाँ 5 हो गया, इसको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करेंगे, आप जानते हैं राउंड ऑफ करने पे 5 बाद 0 आ रहा है, इससे पहले इवन नंबर आ रही है, तो क्या होगा राउंड ऑफ करने पे 5 छोड़ दिया जाएगा। पढ़ेंगे राउंड ऑफ नियम पढ़े होंगे, इसलिए 1.0078 क्या हो गया एटॉमिक मास यूनिट, या कितना हो गया R 1.0078 U हो जाएगा। ठीक है, होगा इस पास से ये हमारा हो जाएगा मास हो गया इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन का, बाकी सारे मास हो गए। एक चीज ध्यान रखिए, अगर कहीं प्रोटॉन दिखाना है तो जैसे इलेक्ट्रॉन का दिखाते हैं 0e 1 से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है, नहीं इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं -1 e⁻0। प्रोटॉन कैसे दिखाते हैं 1h1, न्यूट्रॉन कैसे दिखाएंगे 0n1। ये तीनों सिंबल हो गए, ध्यान रखिए भाई। क्या हो गया, दिस इज सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज सिंबल ऑफ क्या हो गया प्रोटॉन, दिस इज सिंबल ऑफ क्या होता है न्यूट्रॉन 0n1। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।